हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। हम इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर के अंतर्गत। इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जनवरी टू अप्रैल 2020। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो मेरा पार्ट 1 था और आज का वीडियो ये पार्ट 2 है। पिछले में हमने 12 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को किया था और इसमें हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो आज का पहला प्रश्न, लेकिन इस इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2020 का ये 13वां प्रश्न है। एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला अनुसंधान या रिसर्च कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ? तो इस बार दोस्तों ये हुआ पुणे में। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र राज्य में स्थित भारत का एक शहर है। पुणे में हुआ और ये इसका 5वां अध्याय था। कौन सा अध्याय था? 5वां। हिंदी में इसे बोलेंगे एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन। एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन अर्थात एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन। इसको ऑर्गेनाइज कराया दोस्तों IISER। अब ये IISER क्या है? इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया। इस बार भारत में पहली बार आयोजित किया गया दोस्तों। अब ये ड्रोसोफिला क्या है? पहले ड्रोसोफिला को समझते हैं। एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन में ये ड्रोसोफिला क्या है? वास्तव में ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट, जिसे आप कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा है और इस पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, खास तौर पर जेनेटिक रिसर्च। जेनेटिक रिसर्च मतलब आनुवंशिक अनुसंधान इस पर किया जाता है। ड्रोसोफिला को हम सामान्यतः स्मॉल फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। स्मॉल फ्रूट फ्लाई भी हम बोलते हैं। किसको? ड्रोसोफिला को। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। यह दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एनुअल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। हिंदी में इसे बोलेंगे वार्षिक दक्षिण एशिया सम्मेलन। वार्षिक दक्षिण एशिया सम्मेलन नाम से यह स्पष्ट है कि यह प्रतिवर्ष होता है। इस बार ये हुआ नई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया किसने? IDSA। अब ये IDSA क्या है? IDSA का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। IDCA ने नई दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया। IDCA नई दिल्ली में 2007 से ये सम्मेलन प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज करा रहा है, प्रत्येक वर्ष। इस बार थीम क्या था इसका? इसका थीम महत्वपूर्ण है, जिसे हिंदी में आप विषय कहते हैं। थीम था इसका दोस्तों इस बार इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, रीजनल परसेप्शन। रीजनल परसेप्शन मतलब क्षेत्रीय धारणा। और भारत की एक पॉलिसी है दोस्तों, उसे कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्या ये सही है? इस पे जो रीजनल परसेप्शन है, क्या ये भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उस पर जो रीजनल परसेप्शन है मतलब क्षेत्रीय परसेप्शन है, वो क्या है? इस पर चर्चा की गई। और इसमें किसने भाग लिया दोस्तों? इसमें सार्क देशों के सभी मेंबर ने भाग लिया और म्यांमार ने भाग लिया। सार्क के सभी देश। अब ये सार्क क्या है? सार्क दोस्तों एक एसोसिएशन है जिसमें कुल इंडिया को लेकर के 8 कंट्री हैं। इंडिया को लेकर के 8 कंट्री हैं। अब वो कौन कौन से कंट्री इंडिया को लेकर के हैं? जो लोग भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर इसे इंडिया का मैप मान लिया जाए, इसे आप इंडिया का मैप मान लें, तो जितने लोग भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं वो सभी सार्क के सदस्य हैं, केवल 2 को छोड़कर, म्यांमार और चाइना। म्यांमार और चाइना भी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन ये सार्क के सदस्य नहीं है। म्यांमार की जगह पर आप रख दीजिए मालदीव को और चाइना के स्थान पर आप रख दीजिए दोस्तों श्रीलंका को। चाइना मतलब श्रीलंका और मालदीव सार्क के सदस्य हैं। बाकी जो 5 हैं भारत को छोड़ करके, मतलब भारत को लेकर के कुल 8 हैं, भारत को छोड़ करके कुल 7 हैं। बाकी जो 5 हैं वो जो भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं वो देश हैं। लेकिन इस बार इसमें म्यांमार ने भी, जो सार्क का सदस्य नहीं है, इसने भी हिस्सा लिया। तो सार्क और म्यांमार देशों ने इसमें हिस्सा लिया। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 हिंदी में से कहेंगे ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। ये कहाँ हुआ दोस्तों, ये मुंबई में हुआ इस बार, और 7 से 8 फरवरी 7-8 फरवरी को 2 दिन यह आयोजित हुआ। इस बार इसका थीम था दोस्तों इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया 2020 मतलब भारत 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका थीम था, यानी भारत डिजिटल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, डिजिटल पर। इस बार ये 23वां अध्याय था। इस बार कौन सा अध्याय था, मतलब 23rd एडिशन था, ये 23rd एडिशन था किसका, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का ये 23वां अध्याय था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है टोटल, सीएमएस कोप 13। सीएमएस क्या है, पहले सीएमएस को हमको समझना पड़ेगा। सीएमएस कोप 13 का आयोजन इस बार कहाँ हुआ, तो इस बार दोस्तों गांधीनगर में सीएमएस कोप 13 का आयोजन हुआ। गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात कहाँ पे है, भारत में है। और भारत कहाँ पे है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी ग्रह पर स्थित एक महाद्वीप है, इतना तो आपको पता होगा। थीम क्या था, पहले सीएमएस को हम बाद में देखेंगे, पहले थीम देख लेते हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वेलकम देम होम, इस बार इसका थीम था, थीम मतलब विषय, और मैस्कॉट था इसका गिबी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिबी नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जो नाम दिया गया इसमें मैस्कॉट का, उसको गिबी रखा गया। मैस्कॉट की हिंदी क्या होती है, मैस्कॉट को बोलते हैं शुभंकर, थीम को बोलते हैं विषय, और मोटो को बोलते हैं आदर्श वाक्य। तो शुभंकर हम उस चीज़ को रखते हैं जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति होती है, जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति होती है, मतलब किसी भी जो सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस होते हैं या कोई भी जो खेल का समारोह होता है, उसमें मैस्कॉट उसी को रखा, मैस्कॉट यानी शुभंकर उस स्थल पर रहने वाले किसी विशेष प्रजाति के पक्षी, पशु, वो कुछ भी हो सकता है, उसको प्रदर्शित करता है, जो केवल वहीं पर या कुछ जगहों पर ही मिलते हों। अब ये सीएमएस कोप 13 क्या है, तो कोप का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ सीएमएस कहाँ पे हुआ, गांधीनगर में हुआ। और ये 15 से 22 फरवरी 7 दिन तक इसका आयोजन हुआ, 15 फरवरी से 22 फरवरी तक। सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सीएमएस होता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर जो होते हैं उनके लिए। तो सीएमएस का ये 13वां सम्मेलन भारत में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। सीएमएस का 13वां सम्मेलन भारत में हुआ। अब सीएमएस के बारे में अगर अच्छे समझिए, इससे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो होगा कि कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण ऑफ माइग्रेटरीज स्पीसीज, मतलब विचरण करने वाले पक्षियों या जानवरों को बचाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। विचरण करने वाले पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सीएमएस एक पर्यावरण संधि भी बोल सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल ट्रीटी भी बोल सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के अधीन काम करती है। मीन्स तो सीएमएस की पेरेंट बॉडी है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है ये कमेंट में आप लोग बताइए, नैरोबी कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है UNEP का नैरोबी में। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सीएमएस के बारे में समझ में आ गया होगा। थीम रखने का मतलब क्या था, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वेलकम देम होम। इस थीम का मतलब ये था रखने के पीछे, यानी माइग्रेटरी स्पीसीज हमारे प्लेनेट को जोड़ती हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब विचरण करने वाली जनजातियां या जातियां, जो प्रजातियां हैं, विचरण करने वाली जो प्रजातियां हैं, वो हमारे प्लेनेट को जोड़ती हैं। कैसे जोड़ती हैं, जब पक्षी या जानवर माइग्रेट करके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, तो वो आपस में देशों को जोड़ते हैं। जैसे भारत से कोई पक्षी पाकिस्तान में जाए या पाकिस्तान से कोई पक्षी फिर चाइना में जाए, तो एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमें उनका स्वागत करना चाहिए, मीन्स वी वेलकम देम होम, वी वेलकम देम होम। इसीलिए जो है इस थीम को रखा गया है, माइग्रेटरीज स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट वेलकम देम होम। मैस्कॉट था इसका दोस्तों गिबी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिबी नाम दिया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का।
तो मैस्कॉट को बोलते हैं शुभंकर। जो शुभंकर था उसका नाम था गिबी, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। मैं बतला दिया ये आपको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं? मतलब घोर रूप से विलुप्त प्राय है। घोर रूप से आप कह सकते हैं विलुप्त प्राय है। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अर्थात ये बहुत कम बचे हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये विलुप्त हो सकते हैं। अब इसको किसके तहत ध्यान दिया जाता है? इंटरनेशनली तो रेड डाटा बुक में इनको हम, जो IUCN की रेड डाटा बुक है उसमें हम रखते हैं। लेकिन अब इंडिया में इनको किस में रखा जाता है? तो इंडिया में एक एक्ट है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 3 एक्ट को आप ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मतलब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये पर्यावरण से संबंधित 3 अधिनियम भारत में पारित हुए थे 1972, 1980 और 1986 में, क्रम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। किसको? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शेड्यूल 1 अर्थात ग्रुप 1 में रखा गया है, अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। कौन? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और भारत दोस्तों CMS का मेंबर है 1983 से। 1983 से भारत CMS का मेंबर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में अब केवल 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं। वो 2 राज्य कौन से हैं? पहला है राजस्थान और दूसरा है दोस्तों गुजरात। राजस्थान में 90% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं और गुजरात में 10%, आप मान लीजिए, या कुछ लेवल पे ये पाए जाते हैं गुजरात में। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। स्टेट बर्ड भी है। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड यानी राजकीय पक्षी भी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चूंकि गांधीनगर में हुआ और गुजरात में ये पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में, इसीलिए इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मैस्कॉट बनाया गया था। मैस्कॉट का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3rd हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। 3rd हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, हिंदी में इसे बोलते हैं सड़क सुरक्षा पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सड़क सुरक्षा पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ दोस्तों स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम क्या है? ये स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसी में सबसे पहली बार पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था। इसके हम पर्यावरण नहीं पढ़ रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसको दोस्तों ऑर्गेनाइज कराया किसने? WHO ने और वर्ल्ड बैंक ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आप कमेंट में बताइए। WHO के हेड का भी आप मुख्यालय बताइए। जो कोरोना वायरस है उसका नाम कोविड-19 भी WHO ने ही रखा है। बीमारी का नाम कोविड-19 है और वायरस जिससे ये बीमारी कोविड-19 होती है उसका नाम है SARS-CoV-2 और ये नामकरण करती है ICTV। ICTV मीन्स इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो रोड सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। हर साल खास तौर से युवा लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। काफ़ी सारे युवा एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? नितिन गडकरी ने स्टॉकहोम में जाके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे इंग्लिश में भी इसी तरह लिखा जाता है, हिंदी में भी इसी तरह लिखा जाता है। इंग्लिश में मतलब बस प्रधानमंत्री स्पेलिंग में लिख देंगे, फसल FASL, फसल BIMA बीमा योजना लिख देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर 4था राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस बार कहां पर हुआ? उदयपुर में। कहां पर हुआ? उदयपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर 4था राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उदयपुर में इस बार। उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे PM शॉर्ट में हम एब्रीविएशन में PMFBY बोलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शॉर्ट में हम PMFBY बोलते हैं। इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को। 2016 को कब दोस्तों? 18 फरवरी को।
कब? 18 फरवरी 2016 को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था। नाम से इस स्पष्ट है, फसल बीमा योजना, अगर किसानों की फसल किसी भी कारण से नष्ट हो जाती है तो उनको बीमे की रकम वापस मिल जाएगी। मतलब वापस नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट देगी बीमे की रकम वापस। तो वो चीज़ होता है जो आप किसी को दे दिए हो, वो चीज़ें वापस होती हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट को कुछ दिए नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 इस बार ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने, चूंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो ये जानना आवश्यक है सुप्रीम कोर्ट कहना उचित नहीं होगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहना उचित होगा। थीम क्या थी? इस बार थीम रखा गया जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, यानी हम बदलती दुनिया में जुडिशरी को महत्वपूर्ण कैसे रख सकते हैं या कैसे उसमें नई नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकते हैं, इस बात को बात पर जो है ज़्यादा चर्चा की गई। अब जैसे अब नई नई चीज़ें जुडिशरी में आ रही हैं, जैसे ई कोर्ट आ गए हैं तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जज फैसला सुना सकते हैं। जैसे भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट, जिसे आभासी कोर्ट कहते हैं, फरीदाबाद में खुला, ये भी आपने सुना होगा दोस्तों। और विदाउट इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट को संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य है। विदाउट इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट को संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020। हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में आयोजन हुआ दोस्तों। इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसको ऑर्गेनाइज कराया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आपको कमेंट में बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मतलब ये कहाँ पर यहाँ स्थित है। अब इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग कहने का मतलब ये है, यानी आज जो हमारी जो फार्मिंग है उसमें हम तकनीकी का उपयोग करें या तकनीकी का उपयोग करने की ज़रूरत है। यानी हमारी कृषि टेक्नोलॉजी लेड होनी चाहिए, मतलब तकनीकी के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसमें हमें यूथ को एम्पावर अर्थात सशक्त करना है। यूथ को हमें, जैसे हम पढ़ते होंगे गर्ल एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, उसी तरह से हमको यूथ को इस क्षेत्र में सशक्त बनाना है और अपनी कृषि को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि वो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, क्योंकि भारत की कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पीछे है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं? कपड़ा उद्योग पर पहला दक्षिण एशिया सम्मेलन। कपड़ा उद्योग पर पहला, कपड़ा उद्योग को सतत बनाने के लिए पहला दक्षिण एशियाई सम्मेलन, इसे हिंदी में बोलेंगे। कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा रोजगार देता है। इनफैक्ट अगर मैं भारत की बात करूं तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है कपड़ा मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, कपड़ा मंत्रालय। इस बार इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। तो पहला दक्षिण एशियाई सम्मेलन ऑन सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो इस बार 3 मार्च को दिल्ली में हुआ।
कब हुआ? 3 मार्च को दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कपड़ा उद्योग को सतत बनाने पर चर्चा की गई। सस्टेनेबल मीन्स सतत, और सतत का मतलब मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। सस्टेनेबल और सतत ये दोनों एक ही चीज़ है, बस हिंदी इंग्लिश है। दोनों का मतलब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। सतत का मतलब हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग इस प्रकार से करें कि भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आएगी वो उनके लिए भी वो चीज़ें बची रहें। मतलब हम उसको समाप्त न करें, उसे संरक्षित करते हुए उसे बढ़ाने का प्रयास करें, समाप्त करने का प्रयास न करें। इसी को बोलते हैं सतत विकास। इसी विकास को हम बोलते हैं सतत विकास। अर्थात हम अपना विकास इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी को के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। इंडिया पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। किसका? टेक्सटाइल का। अर्थ यानी भारत तीसरा सबसे ज़्यादा कपड़े पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इस सम्मेलन में कपड़ा उद्योग को सतत बनाने पर चर्चा की गई। इसका उद्घाटन हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, स्मृति ईरानी हमारी कपड़ा मंत्री हैं। एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। एक क्वेश्चन ये हो गया, भारत तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है कपड़ा का पूरी दुनिया में। ये भी एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो गया। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी नैनो विज्ञान और तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नैनो विज्ञान और तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ दोस्तों? इस बार ये हुआ कोलकाता में। इसमें बात हुई कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसे हम कैसे इंटीग्रेट अर्थात बढ़ा सकते हैं भारत में। कहाँ पर? भारत में, क्योंकि ये भारत में इस बार आयोजन इसका हुआ। इसमें ये बात हुई, अगर हमें भारत में नैनो विज्ञान को बढ़ाना है तो हमें 5M चाहिए। अब ये 5M क्या है? हमें 5M चाहिए। 5M मतलब एक M से होता है मटेरियल, दूसरे M से होता है मैकेनिकल, तीसरे M से होता है मैन्युफैक्चरिंग, चौथे M से होता है मैन पावर, और पांचवें M से होता है मशीन। मतलब अगर ये 5 चीज़ें होंगी तभी हम नैनो विज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं भारत में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, 17th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट 2020। हिंदी में इसे कहेंगे 17वां भारत और यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर आयोजन हुआ इसका दोस्तों? ब्रुसेल्स में। अब ये ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। आप कमेंट में बताइए, बेल्जियम एक देश है, वो किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम एक देश है, वो किस महाद्वीप में स्थित है? और ब्रुसेल्स में ही नाटो की भी राजधानी है। कहाँ? किसकी राजधानी दोस्तों? नाटो की भी राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगर आपको पता है नाटो क्या है, NATO, तो नाटो का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए, नाटो क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24, 4th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। 4th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये कहाँ पर हुआ? इंडिया मतलब भारत, वाटर मीन्स पानी, इम्पैक्ट मीन्स आपको पता है इम्पैक्ट, और समिट मीन्स शिखर सम्मेलन। तो इसमें बात की गई, इसका आयोजन दोस्तों इस बार नई दिल्ली में हुआ। ये मैं लिखना भूल गया, कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसमें बात की गई कि भारत में पानी को कैसे बचाएं, मतलब इसमें पानी से रिलेटेड हर मुद्दे पर बात की गई इस बार। और इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफार्मिंग गंगा। वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफार्मिंग गंगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मिंग गंगा है। यानी हमें पानी को महत्व देना है और गंगा नदी में तब्दीली करनी है, यानी गंगा को साफ करना है। ये हमारा इस बार का थीम था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, 4th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। इंडिया फार्मा मीन्स जानते हैं दवाइयों से रिलेटेड एक टर्म है, एंड इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस है। मतलब दवाइयों पर और मेडिकल यंत्रों पर भारतीय सम्मेलन, भारतीय दवाइयों और मेडिकल यंत्रों पर भारतीय सम्मेलन 2020। ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये इस बार आयोजित हुआ गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, यानी दवाइयों का विभाग। फार्मास्यूटिकल मीन्स दवाइयाँ, डिपार्टमेंट मीन्स विभाग, दवाइयों का विभाग है, तथा ये रसायन और खाद्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। ध्यान दीजिएगा,
किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, रसायन और खाद्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। और हमारे रसायन और खाद्य मंत्री कौन है? तो हमारे रसायन और खाद्य मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़। डी.वी. सदानंद गौड़ या गौड़ा भी कुछ लोग बोलते हैं, डी.वी. सदानंद गौड़ा। तो इसको फिक्की के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया। किसने? हमारे रसायन और खाद्य मंत्रालय के अधीन काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और फिक्की के बारे में मैं कई बार आपको बतला चुका हूं, FICCI, फिक्की के बारे में कई बार बतला चुका हूं। फुल फॉर्म बताइए, फिक्की क्या है इसके बारे में बताइए, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इसको ऑर्गेनाइज किया इस बार गुजरात के गांधीनगर में। यह सम्मेलन इस बार 5वीं बार हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा गुजरात में यह सम्मेलन इस बार पहली बार हुआ है। भारत में यह सम्मेलन इस बार 5वीं बार हुआ है, लेकिन गुजरात में इस बार इस सम्मेलन को पहली बार किया गया है। और इस सम्मेलन में हर बार कोई ना कोई राज्य पार्टनर स्टेट होता है। पार्टनर स्टेट मतलब पार्टनर राज्य होता है, सहयोगी राज्य होता है। तो इस बार सहयोगी राज्य भी कौन था? गुजरात। यानी पूछ ले आपसे, इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस में पार्टनर स्टेट कौन था? तो गुजरात। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पार्ट 2 इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे। मैंने आपको पहले ही सूचित किया था, मैं इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2020 के जितने भी हैं उनको मैं 4 वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इतने इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं। और चूंकि मैं इसी 4 वीडियो में आपको नवंबर और दिसंबर के भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस को इंक्लूड कर रहा हूं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।